हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडेज डेली न्यूज आंसर्स। तो स्टूडेंट्स, आज 17th ऑफ फरवरी हो चुका है एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर कि इंडिया में एआई समिट भी जो है वो इनिशिएट हो चुकी है। तो बिकॉज इस बार वर्ल्ड लेवल की एआई समिट इंडिया होस्ट कर रहा है, तो ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। लेकिन आज के दिन हम एआई इम्पैक्ट समिट को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो अभी उसकी अपडेट्स आई हैं आज की, सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। एंड उसको डिटेल में नहीं डिस्कस करने के एक सिंपल सा रीजन ये है कि ये जो समिट है ये सिर्फ 1 या 2 दिन की नहीं है, करीब 4 से 5 दिन ये समिट चलेगी। तो जब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी तब हम इस समिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, और तब हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो अभी हमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, लेकिन शायद जब पूरी समिट कंप्लीट हो जाती है तब वो सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ना रहे। तो अननेसेसरी की डिटेल्स को स्किप करने के लिए हम उस वाले पार्ट को एकदम एंड में करेंगे, 4-5 दिन बाद करेंगे। लेकिन हमें अभी भी पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो उसकी आउटकम्स है वो निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके बेसिक्स को हम जरूर से गो थ्रू करेंगे। ओके, जो प्रीवियस एआई समिट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम प्लानिंग कि हम इस पे एक पूरी एमआईटी जो सीरीज है उसमें एक स्पेसिफिक जो क्लास होगी वो सिर्फ और सिर्फ एआई इंपैक्ट समिट से होगी। लेकिन उससे भी पहले जो आज की फ्रंट पेज न्यूज है, जो सबसे ऊपर न्यूज है हिंदू की, उससे स्टार्ट करते हैं। विच इज की जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, जो बहुत बड़ा एक इंफ्रा प्रोजेक्ट है, उसको एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फाइनली उसको यहां पे फाइनलाइज कर दिया है। ओके, तो शुरुआत हम उससे करेंगे। उसके बाद 2-3 और एआई रिलेटेड इनिशिएटिव को आज लॉन्च किया जा रहा है इंडिया के अंदर में, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एक न्यूज विद रिगार्ड टू डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो होते हैं उनकी कुछ डिमांड्स है। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती हैं, इनका हिस्ट्री क्या रहा है और अब इनकी डिमांड क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके अलावा बांग्लादेश के अंदर में अब नए प्राइम मिनिस्टर को आज सॉर्न इन करा जाएगा, तो उसका भी जो कंटेक्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 7-8 न्यूज हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड एज ऑलवेज मैं अपना कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रखता हूं, तो जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आई विल ट्राई टू आंसर देन एंड देयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली एंड के अंदर में इसी न्यूज एनालिसिस के बेसिस पे आपके 20 जीके क्वेश्चंस हैं। तो आई होप अगर आप न्यूज एनालिसिस को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप इजीली उन 20 जी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एंड एक एडवाइस ये है कि अगर आप एक नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट हैं तो प्लीज इन सब के नोट्स बनाइए एंड प्लस 20 जी के क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक भी बनाइए। ठीक है, अगर आप क्लैट प्रेप स्टूडेंट है तो 20 जी क्वेश्चन में अपने आपको जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं उनका क्वेश्चन बैंक आप अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यूज एनालिसिस फॉर टुडे। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वो है विद रिगार्ड टू कि जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, उसने ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा प्रोजेक्ट को अब अप्रूव कर दिया है। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है, बड़ी क्यों है? तो देखिए, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसका जो इंपॉर्टेंस है सिर्फ हमारे लिए इकोनॉमिक नहीं है, बट इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ओके, एंड इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए बिकॉज इसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपको यहां पे मैप में लेट मी टेक हेल्प ऑफ मैप टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं, क्यों स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो है ही इसकी, बट स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस मैप में देख पा रहे हो तो ये जो आपको एक छोटा सा इसके अंदर में मैप दिख रहा है, दैट इज ऑल ऑफ योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड यहां से स्टार्ट होकर यहां तक है, और अंडमान एंड निकोबार में ये जो आपके नॉर्थ में है ये अंडमान पार्ट ऑफ आइलैंड है, और जो साउथ में है, जो बीच में गैप आ गया उसके बाद में साउथ में है, दैट इज द निकोबारियन पार्ट ऑफ आइलैंड। तो ये अंडमान है, ये निकोबार है। इस निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर में जो सबसे बड़ा आइलैंड है दैट इज द ग्रेट निकोबार आइलैंड, इसीलिए इसको ग्रेट निकोबार कहा जाता है। और सबसे जो लास्ट आइलैंड है वो ही इसका लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप भी है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो यहां पे जो एक ग्रेट निकोबार आइलैंड है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो मलाक्का स्ट्रेट है, जो आपका एक नैरो सा वाटर वे है, पैसेज वे है, जो इंडियन ओशन को साउथ ईस्ट एशिया एंड बियॉन्ड टू चाइना सी कनेक्ट करता है, वो जो रास्ता है वो मलाक्का स्ट्रेट से होके जाता है। और ये जो ग्रेट निकोबार है ये बिल्कुल उसके माउथ पे है।
यानी कि अगर फ्यूचर में हम इसको डेवलप कर लेते हैं और यहां पे हमारी नेवल प्रेजेंस रखते हैं, तो कल अगर लेट से चाइना के साथ हमारे रिलेशंस खराब होते हैं तो उनकी जो ट्रेड है, मैक्सिमम जो ओशन ट्रेड है, सी ट्रेड है, वो इसी रूट से होती है और हम यहां पे उनके ऊपर पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। सेकेंड है कि यही वो रूट है जिससे सारा ट्रेड हो रहा है। अभी करंट जो पूरा सी ट्रेड है आपका साउथ ईस्ट एशिया के साथ में, चाहे इंडिया का हो, चाहे यूरोप का हो, किसी और कंट्री का, अफ्रीका का हो, सारा इसी रूट से जाता है। तो आप ये देखिए, अगर मैंने इस जगह को एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना दिया, यानी कि कोई भी शिप जो यहां से मूव कर रही है उसके लिए यहां पे बेसिकली रिपेयर फैसिलिटी होगी, सर्विसिंग फैसिलिटी होगी, एंड प्लस किसी को अगर सामान को लोड अनलोड करना है किसी और एरिया के लिए तो वो फैसिलिटी होगी। तो अगर मैं वो डेवलप कर देता हूं तो सोचिए कितनी बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मैं यहां ओपन कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे जो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट करा गया है, इसके अंदर में मैं एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप कर रहा हूं, मैं यहां पे एक टाउनशिप डेवलप करूंगा, मैं यहां पे एक आपका सोलर प्लांट लगाने वाला हूं, सो दैट कि ये सिर्फ एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ही नहीं, एक पूरे एक डेवलप्ड रीजन की तरह डेवलप हो। ओके, तो जैसे कोई एक आइलैंड स्मॉल रीजन होता है लाइक हांगकांग, इट वुड बी सिमिलर इन साइज टू हांगकांग एंड अदर स्टेट्स ओनली। तो आई ऑल्सो वांट टू डेवलप अ रीजन इन माय कंट्री जहां पे मैं एक इकोनॉमिकली एंड स्ट्रैटेजिकली मेरे लिए इंपॉर्टेंट लैंड एरिया यहां पे क्रिएट कर सकूं। तो उसी पर्पस के साथ यहां पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को आपका फाइनलाइज किया गया है। तो ये जो न्यूज है इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज जब इसको अनाउंस किया गया था तो इस प्रोजेक्ट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में चैलेंज करा गया था और एनजीटी ने तब इसके ऊपर पे लिमिटेशंस लगा दी थी। ओके, एंड फाइनली एनजीटी ने अब उन लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया है और जो ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट है उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही अलाउ किया है। यस, उसके ऊपर पे कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेने हैं, बट अदरवाइज गवर्नमेंट जिस तरीके से इस प्लान कर रही थी इस प्रोजेक्ट को, अब वैसे ही इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, तो आई होप ये जजमेंट की इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। लेकिन आपके एग्जाम्स में सिर्फ इंपॉर्टेंस ही नहीं पूछी जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ फैक्चुअल डेटा भी पूछा जाएगा। ओके, तो एज यू कैन सी, अगर आप यहां पे देख सकते हो तो जो भी आपका फैक्चुअल डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा है, वो सारा यहां पे लिखा है। तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको इसमें से कवर करना है। तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू नो इज कि इस प्रोजेक्ट का बजट क्या है। ओके, तो इस प्रोजेक्ट का बजट है अराउंड 92,000 करोड़ रुपीस। ओके, करीब 92,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है आपका, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट। एंड इसका एक रीजन ये भी है कि ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ओके, यहां पे कहीं भी ग्रीन फील्ड नहीं लिखा हुआ है। ओके, ये एक क्या है, ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। अब ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट किसको कहा जाता है? ग्रीन फील्ड का प्रोजेक्ट नहीं है कि कोई हम ग्रीन एरिया पे कर रहे हैं। ग्रीन फील्ड का प्रोजेक्ट है जब मैं कोई प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले से वहां पे कोई पोर्ट था, उस पोर्ट को मैं डेवलप कर रहा हूं। अगर पहले से पोर्ट होता और उसको मैं एक्सपेंड करता, उसको मैं डेवलप करता, तो ऐसे प्रोजेक्ट को कहा जाता है ब्राउन फील्ड। ओके, तो ऐसे प्रोजेक्ट जहां पे पहले से कोई आपका इंफ्रा एग्जिस्ट करता है, अगर मैं उसको इंप्रूव कर रहा हूं, डेवलप कर रहा हूं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को कहा जाता है ब्राउन फील्ड। और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं कि जब मैं एकदम स्क्रैच से, एकदम बिगिनिंग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। तो व्हाट इज इट? इट इज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो इसलिए इसका बजट भी जो है वो बहुत हाई है, 92,000 करोड़ रुपीस है। और इसको कंसीव किसने, इसका प्लानिंग किसने किया था? सो दिस वाज अ प्रपोजल गिवन बाय आवर पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग। नीति आयोग ने 2021 के अंदर में एक ग्रेट निकोबार आपका मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट यहां पे कंसीव किया था, प्लान किया था, और उसको हमने 2023 ऑनवर्ड्स इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लुकिंग एट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ANIIDCO। फुल फॉर्म क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए एक अलग से SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब एक कंपनी बनाई है, अलग से एक कंपनी बनाई है, जिसका काम क्या होगा? इस पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना। सो रेदर देन गिविंग दिस जॉब टू अ स्पेसिफिक कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी, और लेट्स से अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, इट हैज बीन गिवन टू अ
स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक अलग से कंपनी क्रिएट करी गई है जिसका सोल पर्पस क्या है, टू डेवलप दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा प्रोजेक्ट। ओके, ऑल्सो स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन है कीप आस्किंग इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू आंसर दोस। ओके, इसमें अभी एज ऑफ नाउ हमने क्या क्या प्लान करा है, तो इसमें 4 चीजें प्लान करी गई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यहां पे डेवलप किया जाएगा। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या है, तो शिपिंग पोर्ट होता है और ट्रांसशिपमेंट का मतलब है कि जो शिप्स वहां से उस रीजन से जा रही हैं वहां पे, रेदर देन दे बीइंग द फाइनल डेस्टिनेशन, तो ये जो पोर्ट होगा ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होगा किसी शिप का, दिस वुड बी बेसिकली ट्रांसशिपमेंट बेसिकली क्या मतलब होता है कि लेट्स से कि अगर किसी को कुछ पॉज चाहिए, उसको कोई बीच में सर्विस या रिपेयर वर्क चाहिए, या फिर लेट्स से उसको कुछ सामान जो है इंडियन मार्केट के लिए यहां पे अनलोड करना है, या इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है उसको कुछ आगे एक्सपोर्ट करना है, तो सिर्फ उस पर्पस के लिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। ओके, तो इट वुड बी इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल या पोर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, यहां पे एक एयरपोर्ट भी डेवलप हो रहा है। ओके, सो एयरपोर्ट, सोलर प्लांट ही नहीं, एक एयरपोर्ट भी डेवलप होगा यहां पे। अगेन इट वुड बी ग्रीनफील्ड मतलब एकदम शुरू से पूरा नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तीसरा है एक गैस सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट, तो सोलर पावर प्लांट ही नहीं, एक हाइब्रिड पावर प्लांट, यानी यहां पे गैस को, नेचुरल गैस को भी यूज किया जाएगा और सोलर का भी यहां पे यूज किया जाएगा, और एक नई पूरी टाउनशिप डेवलप करी जाएगी। टाउनशिप क्यों डेवलप करनी है, अब इतना बड़ा अगर मेगा प्रोजेक्ट है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो वहां बहुत सारे लोग भी होंगे। सो रेदर देन पीपल लिविंग समवेयर एल्स एंड सिर्फ यहां पे जॉब के लिए आ रहे हैं, तो क्यों ना उन फैमिलीज को ही यहां पे बसा दिया जाए, तो उसके लिए एक नई टाउनशिप भी डेवलप करी जाएगी। ओके, तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली आपके इस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए अलग से कंपनी बनाई गई है। 92,000 करोड़ रुपीस का यहां पे आपका बजट दिया गया। इसके बाद अगर इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को हम डिटेल में समझें तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए यहां पे अभी जो इंडिया है, लेट्स से अगर इंडिया भी अपना एक्सपोर्ट साउथ ईस्ट एशिया के साइड में करता है, तो वो खुद ट्रांसशिपमेंट के लिए सिंगापुर और कोलंबो के ऊपर पे डिपेंडेंट है। तो लेट्स से कि अगर मुझे कुछ आगे अपना अनलोडिंग करना है किसी और मार्केट के लिए, और लेट्स से जो शिपिंग रूट है वो कहीं और का है और सामान कहीं और जाना चाहता है, थोड़ा बहुत सामान है उस शिप पे जो कहीं और मुझे करना है, तो अनलोड करने के लिए मुझे सिंगापुर या कोलंबो पोर्ट के ऊपर पे जाके वो करना होगा। तो यहां पे मैं खुद के लिए भी एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्रिएट कर रहा हूं, एंड एट द सेम टाइम अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो सेम रिक्वायरमेंट बाकी कंट्रीज की भी हो सकती है, तो उनके लिए भी एक अच्छा और एक बड़ा ऑल्टरनेटिव हम क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी लोकेशन क्या है, तो ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इसके बिल्कुल पास में ही मलाक्का स्ट्रेट है। ओके, एंड मेजॉरिटी जो ट्रेड है साउथ ईस्ट एशिया की, चाइना की, ऑल ऑफ दिस टेक्स प्लेस टू दिस प्लेस ओनली, यहीं से सारी की सारी ट्रेड होती है। तो कहां पे है, कौन कौन से स्ट्रेट्स हैं इसके पास में, ओके, ये है मलाक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट एंड लॉम्बॉक स्ट्रेट, तो ये सारे स्ट्रेट्स हैं जो आपके इसी एरिया में फॉल करते हैं, तो ये उन सब की लोकेशन पे एकदम माउथ पे है। तीसरा क्या है, इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड नेवल रीच को ये इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली यहां पे मैं जब इसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप करूंगा तो ये एक डुअल पर्पस पोर्ट भी हो सकता है। सेम पोर्ट में एक एरिया को मैं डेवलप एक नेवल आपके आउट की तरह भी, नेवल आउटलेट की तरह भी कर सकता हूं, जहां पे मेरी जो नेवल शिप्स हैं वो वहां पे लोकेट हो सकती हैं, एंड एट द सेम टाइम मैं उसको और मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज कर सकता हूं। And fourth, finally, it would support Act East Policy and Amrit Kal Vision 2047. Act East Policy क्या है, तो देखिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे वेस्ट में पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और यूएस नहीं, हमारे जो ईस्ट में कंट्रीज हैं उनके साथ भी हम रिलेशंस हम बेटर करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब मैं इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को डेवलप करूंगा तो यहां पे जो ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली आसियान की कंट्रीज, उन सबको भी तो मैं यहां पे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं ग्रो करने की। और दूसरा है मेरा जो ये अमृतकाल विजन 47 है, विच इज कि मैं इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहता हूं, एक डेवलप कंट्री बनाना चाहूं 2047 तक, तो उसके लिए भी ये मुझको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा।
ओके तो ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक एंड ट्राइबल कंसर्न्स क्या है, सॉरी एनवायरमेंटल एंड ट्राइबल कंसर्न्स। तो देखिए एनजीटी जो था उसको यहां पे इश्यूज क्या क्या थे, तो वो इश्यूज थे आपके एनवायरमेंटल एंड ट्राइबल, जैसे कि ये जो आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इट इज वेरी रिच इन इन योर फ्लोरा एंड फोना। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव यहाँ की प्लांटेशन है, प्लांट्स हैं यहाँ पे, और बहुत ही एक्सक्लूसिव टाइप के आपको एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल्सो योर मरीन लाइफ यहाँ पे मिलती है। जैसे कि यहाँ पे कोरल रीफ प्रेजेंस है, जिनको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन इकोसिस्टम कहते हैं, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है। लेदर बैक टर्टल जो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसका ये नेस्टिंग ग्राउंड है, यानी यहाँ पे आके वो अपने अंडे देते हैं। तो यहीं से ही आप कह सकते हो कि आगे अगर पॉपुलेशन इनकी मुझे सेव करनी है, प्रोटेक्ट करनी है, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन इनके नेस्टिंग ग्राउंड्स का ही है। दूसरा है यहां पे ये जो आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इसको इनहैबिट करते हैं शोम्पेन ट्राइब्स एंड निकोबारीज ट्राइब। ओके, निकोबारीज ट्राइब एक कॉमन नहीं, निकोबार की एक निकोबारीज ट्राइब है जो एक पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उसमें भी ये सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। तो एक शोम्पेन ट्राइब यहां पे और निकोबारीज ट्राइब्स है यहां पे। तो जब मैं इस एरिया को इस तरह से मॉडर्नाइज करूंगा, सो द चांसेस आर ऑब्वियसली कि ये जो कम्युनिटीज हैं इन पे इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो उनके लिए हमने कोई प्लानिंग करी है या नहीं करी है, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इश्यूज व्हिच वाज रेज्ड इन फ्रंट ऑफ एनजीटी। और तीसरा ये है कि जो ये EIA है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है, इट हैज बीन एलिजिड कि ये भी इनएडुकेटली डन किया गया है, इसको भी प्रॉपरली यहां पे नहीं किया गया है। तो ये सब क्या है, एनवायरमेंटल एंड ट्राइबल कंसर्न्स हैं विथ रिगार्ड टू दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। हाउएवर अब इसको फाइनली अप्रूव कर दिया गया है। एनजीटी में जब ये आपका हेयरिंग चल रहा था, तो एनजीटी ने फाइनल जजमेंट क्या दिया, तो एनजीटी ने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है, यस इसके अंदर में कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें एश्योरेंस दी है कि हम इन कंसर्न्स को बिल्कुल यहां पे एंड कर देंगे, और हम विल गिव आवर 100% कि जितने भी जो एनवायरमेंटल एंड ट्राइबल कंसर्न्स हैं वो यहां पे कहीं पर भी इंपैक्ट ना डालें। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो है स्ट्रैटेजिक है, डिफेंस और नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्लियर करना जरूरी है। और यहां पे जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया है बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, उससे इंटरफेयर करने का कोई वैलिड ग्राउंड यहां पे पेटिशनर्स नहीं दे पाए, और इस बेसिस पे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो इंडिया का एक एक्सक्लूसिव कोर्ट है फॉर योर एनवायरमेंटल इश्यूज, उसने इसको क्लीन चिट या ग्रीन चिट यहां पे क्लियरेंस की दे दी है। ओके, तो यहां पे ये है विथ रिगार्ड टू द टॉपिक। इसके अलावा एनजीटी क्या है उसको भी हम एक बार का कर लेते हैं, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, तो लाइक आई टोल्ड यू कि एनजीटी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहां पे एनवायरमेंटल केसेस के लिए, एनवायरमेंटल लॉ के लिए आपका एक स्पेसिफिक कोड क्रिएट करा गया हो। ओके, तो ये एक्सक्लूसिवली जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, केसेस हैं, उनसे डील करता है। ओके, एक्सक्लूसिव एनवायरमेंटल केसेस को ही ये हैंडल करता है। तो लेट्स से कि एयर पॉल्यूशन एक्ट है आपका, वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, तो उसमें आपको केस फाइल करना है। सो रेदर देन गोइंग थ्रू द यूजुअल कोर्ट सिस्टम, आप यहां पे एनजीटी के थ्रू भी जा सकते हो, एंड नॉट जस्ट फॉर एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, बट जो आपका एनवायरमेंटल एक्ट है उसके अंदर में भी आप इस जो एनजीटीज को यहां पे बेसिकली अप्रोच कर सकते हो। लेकिन कुछ लॉ है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका जो जुरिडिक्शन है वो इसके पास में नहीं आता है। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था, तो इट वाज स्टैब्लिश बाय 2010, इट वाज स्टैब्लिश इन 2010 बाय एनजीटी एक्ट। तो अलग से एक एक्ट बनाया गया था एनजीटी के लिए, अलग से पूरा एक एक्ट बनाया गया था, और उसी से ही उसी से ही इसको यहां पे हमने इंप्लीमेंट करा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस। ओके, एनवायरमेंटल जस्टिस को स्पीडीली करने के लिए ही इस एनजीटी को क्रिएट करा गया है। फर्स्ट चेयरमैन कौन था, 2010 में जब ये बॉडी क्रिएट करी गई, तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत फर्स्ट
फर्स्ट जो इसके चेयरमैन थे, और इसके चेयरमैन किसको बनाया जाता है, यूजुअली जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं उनको इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। तो फर्स्ट चेयरपर्सन जो थे तो रिटायर्ड लोकेश्वर सिंह पंत जस्टिस, तो इनको बनाया गया था। करंट चेयरपर्सन भी कौन है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब देखिए जो एनजीटी है ये एक जुडिशियल बॉडी है, तो इसको हेड करने के लिए, इसको चेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को ही यहां पे आपका अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो एनजीटी, ये जो ट्रिब्यूनल है, इसका जो ऑफिस है या इसका जो कोर्ट है वो सिर्फ एक जगह पे नहीं है। ऑल्दो इसकी जो मेन बेंच है, जो मेन इसकी बॉडी है जहां चेयरमैन सिट करते हैं वो दिल्ली में, लेकिन अलग अलग एरियाज के लोगों को सबको दिल्ली ना आना पड़े इसलिए इसकी रीजनल बेंचेस भी क्रिएटेड है। तो टोटल इसकी बेंचेस है 5, एक प्रिंसिपल बेंच और 4 रीजनल बेंचेस। अब वो एक प्रिंसिपल बेंच कहां है, 4 बेंचेस कहां है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल बेंच तो है न्यू दिल्ली में, प्रिंसिपल बेंच कहां है, न्यू दिल्ली में है, और रीजनल बेंचेस कहां पे, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। तो आप ये देखिए हर एरिया के लोगों के लिए अलग अलग जगह पे आपकी ये बेंचेस क्रिएट है, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। और मेन बेंच कहां पे है, प्रिंसिपल बेंच कहां पे है, न्यू दिल्ली के अंदर में। ठीक है, कंपोजिशन में कौन कौन होता है, कितने मेंबर्स होते हैं इसके अंदर में, तो देखिए फिक्स कंपोजिशन नहीं है, लेकिन इसमें एक ऑब्वियसली चेयरपर्सन होगा जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होने चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर में जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं जिनका काउंट हो सकता है फ्रॉम मिनिमम ऑफ 10 टू मैक्सिमम 20 ऑल्सो। ठीक है, यूजुअली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस जो होते हैं फॉर्मर, उनको ही इसका मेंबर बनाया जाता है, जुडिशियल मेंबर। इसके अलावा 10 से 20 लोग इसमें एक्सपर्ट मेंबर्स भी, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं होंगे, प्रिंसिपल बेंच और रीजनल बेंचेस को मिला के इतने मेंबर्स हैं टोटल। ठीक है, तो एक्सपर्ट मेंबर्स भी कितने होते हैं, 10 to 20, जो एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट होते हैं, सो दैट ये जो ट्रिब्यूनल है इसके पास में जुडिशियल माइंड भी हो, और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल माइंड है, एग्जीक्यूटिव माइंड है, वो भी यहां पे अवेलेबल हो। और इसके बाद ये लोग अपना जो जजमेंट होता है या रूलिंग होता है वो प्रोवाइड करते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, सो इट इज नॉट द प्रेसिडेंट और सम जुडिशियल बॉडी, इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ही यहां पे इसको अपॉइंट करती है। ओके, तो ये है द कंपोजिशन ऑफ एनजीटी। फाइनली इसकी पावर क्या है, तो देखिए एनजीटी जो है यहां पे किसी को जेल नहीं कर सकती है। ओके, इसके पास में क्रिमिनल पावर नहीं है, इसके पास में सिविल पावर है। यानी कि अगर आपको कहीं पर भी कोई कंपनसेशन चाहिए या आपको रिस्टोर करवाना है एनवायरमेंट को, लेट्स से कि कोई प्रोजेक्ट यहां पे अप्रूव हो गया है, उसको कैंसिल कराना है, एनवायरमेंट को हार्म हो सकता है इसलिए, तो आप उसको रिस्टोर करा सकते हो। और यहां पे ये पेनल्टीज लगा सकता है, लेकिन किसी को जेल नहीं भेज सकता, जेल भेजने की पावर नहीं है। एक और खास बात क्या है, इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड का जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है उससे ये बाउंड नहीं है। सिंपली अगर ये पीएनजे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फॉलो करता है, विच इज राइट टू बी हर्ड देना है, राइट टू बी हर्ड होना चाहिए, मतलब हर दोनों साइड की पार्टीज को आपको सुनना पड़ेगा। और दूसरा है यहां पे कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, बायसनेस फील नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो प्रिंसिपल्स यहां पे फॉलो हो जाते हैं तो उस केस के अंदर में जो एनजीटी है, उस केस के अंदर में जो एनजीटी है वो डिसाइड कर सकता है। लेकिन याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस हेयर करता है, ना कि क्रिमिनल केसेस। और इसके पास में सुओ मोटो पावर भी है। सुओ मोटो का पावर का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एनजीटी के चेयरपर्सन को, एनजीटी के मेंबर्स को लगता कि ये एनवायरमेंट के लॉस को वॉयलेट करता है, एनवायरमेंट को हार्म करता है, अननेसेसरी हार्म करता है, तो ये खुद से भी ये इस केस को इनिशिएट कर सकते थे। इट वाज नॉट नेसेसरी कोई इनके पास आके केस फाइल करे। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं विच इज इंपॉर्टेंट विथ रिगार्ड टू एनजीटी। आई होप आपको एनजीटी समझ में आ गया होगा और ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट न्यूज थी। ओके सर, स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट इज बेसिकली एक नैरो वाटर बॉडी जो दो आपके जो लैंड मासेस होते हैं उसके बीच में से निकलता है। तो अगर लेट से एक ये एरिया है, एक ये वाला लैंड है और एक यहां लैंड है, इसके बीच में से अगर कोई एरिया जा रहा है तो उसको स्ट्रेट कहा जाता है। ओके, तो अ नैरो पैसेज वे ऑफ वाटर। ओके, तो दिस इज योर स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लाइक आई सेड,
ठीक है, लाइक आई सेड कि एआई इंपैक्ट समिट इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एआई इंपैक्ट समिट, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड लेवल समिट, ग्लोबल समिट है जो इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है, कहां पे हो रही है? न्यू दिल्ली के अंदर में होस्टेड है। तो क्या सिर्फ न्यू दिल्ली में होगी? द आंसर इज नो। ये गवर्नमेंट है, ये एक चीज क्या करती है कि जितने भी आपके वर्ल्ड लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं इनको सिर्फ दिल्ली तक लिमिट नहीं करती है, उसको या तो डिफरेंट सिटीज में करेगी, एक ग्लोबल लेवल पे इंडिया लेवल पे ही करेगी, या फिर उसको रीजनल में डिवाइड करते हुए डिफरेंट एरियाज में करेगी। जैसे ये जो एआई समिट है, मेन समिट दिल्ली के अंदर में, बट इसकी रीजनल समिट्स भी यहाँ पे आप पहले से होस्ट करते आ रहे हो जनवरी ऑनवर्ड्स, और करीब 8 सिटीज को शॉर्टलिस्ट करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जहां पे रीजनल एआई समिट कंडक्ट करी जा रही है। ओके, हाउएवर मेन समिट कहां पे है आपकी वो मेन समिट दिल्ली के अंदर में होस्टेड है। कौन सी मिनिस्ट्री कर रहा है इसको? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ओके, ऑब्वियसली यही मिनिस्ट्री है जो इससे रिलेट करती है, तो यही इसको होस्ट कर रहा है। ओके, व्हाई इट इज स्पेशल? एक इसकी और स्पेशल बात क्या है, तो देखिए ये जो एआई समिट इंडिया होस्ट कर रहा है, कोई भी ग्लोबल साउथ कंट्री, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? इसका मतलब है डेवलपिंग कंट्री। ओके, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? डेवलपिंग कंट्री। तो ये पहली कोई ऐसी ग्लोबल एआई समिट है जिसको यहां पे ग्लोबल साउथ में होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, इंडिया इससे क्या हो जाएगा? इट वुड बिकम अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, कि यहां पे जब इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज में जिसको होस्ट कर रहा है, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू बिकम द लीडर्स ऑफ ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग कंट्रीज के हम अपने आप को एज अ लीडर प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है? वी कैन क्लेम आवरसेल्फ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल एआई पावर। वी आर नॉट समवन जो अपना सिर्फ इंडिविजुअल प्रोग्रेस के बारे में सोच रहा है, वी आर थिंकिंग अबाउट अदर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा ये जो एआई समिट है, जैसे एआई समिट्स होती हैं कोई भी, या कोई भी समिट होती है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, उसकी कुछ थीम होती है, तो यहां पर भी हमने इसको जो फिलॉसफी दी है, इसकी जो कोर फिलॉसफी है, थीम दी है, वो बेस्ड है एक मंत्र पे, 3 सूत्र पे और 7 चक्र पे। ओके, तो एक मंत्र, 3 सूत्र और 7 चक्र इस बेसिस पे है। इसका मंत्रा क्या है? इसका मंत्रा है हार्नेस एआई फॉर कलेक्टिव ह्यूमन प्रोग्रेस। तो हमने क्या बोला कि हमारी जो समिट है उसका मेन मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है? वो है हम एआई को यूज करना चाहते हैं जिससे हम ह्यूमन प्रोग्रेस को कलेक्टिवली, ह्यूमंस को हम यहां कलेक्टिव प्रोग्रेस दे सके। यानी कि मंत्र क्या है जो इसका समिट का है? इसका इंपैक्ट, एआई का इंपैक्ट। ठीक है, और इसको हमने सब डिवाइड करा है इनटू 3 सूत्र, यानी कि इस कलेक्टिव ह्यूमन प्रोग्रेस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए यहां पे प्रपोजल है 3 सूत्रों का, और उसमें 3 सूत्र कौन से हैं? फाउंडेशन पिलर्स के हमारे, इट इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। तो इस मंत्र को इंपैक्ट करने के लिए, मंत्र को अचीव करने के लिए हम 3 सूत्र पे वर्क करेंगे, पीपल पे, प्लैनेट पे, प्रोग्रेस पे। पीपल से यहां पे मतलब क्या है कि जो भी एआई का इंपैक्ट होगा, जो भी एआई का इंपैक्ट होगा उसमें हम सेंटर पे किसको रखेंगे? ह्यूमंस को। यानी हम लोग वुड बी सेंटर्ड ऑन द एआई वुड बी सेंटर्ड अमंग ह्यूमंस ओनली, ऑन ह्यूमंस ओनली। प्रोटेक्ट डिग्निटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब भी हम एआई मॉडल को ट्रेन करेंगे, विल मेक श्योर कि जो एआई ट्रेन करा जा रहा है जिस डेटा पे, वो इंक्लूसिव हो। ऐसा नहीं हो कि हम जो डेटा फीड कर रहे हैं वो सिर्फ एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, लेट्स से सिर्फ यूरोपियन पॉपुलेशन को कंसीडर करे, वो एशियंस को भी करे, वो अफ्रीकन्स को भी करे, और बाकी कम्युनिटीज को भी करे। डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और डिग्निटी का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ह्यूमन डिग्निटी को हमें यहाँ पे फोकस में रखना है, जिसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे। एंड थर्ड इज वी वांट टू प्रमोट एआई लिटरेसी एंड सेफ्टी। लोगों को भी एआई लिटरेट करना है कि कैसे एआई को यूज करना है, और एआई को सेफ भी बनाने का इसके अंदर में फोकस रहेगा। जब हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो वी वांट टू क्रिएट एआई जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। अब इसका मतलब क्या है? एआई एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होने का मतलब क्या है? तो ऐसे समझिए कि जब भी मैं एआई से कह रहा हूं कि चलो लेट्स से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मुझे बनाना है, तो अब आप मुझे उसका एक प्लान दो। तो अगर एआई एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं होगा, नहीं सोचेगा, तो उस केस के अंदर में जो वो मुझे प्रोजेक्ट देगा उसमें वो एनवायरमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो सिर्फ ये देखेगा कि कम से कम कॉस्ट में मैं कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकता हूं। ओके, दूसरा, एआई को ट्रेन करने में, एआई को क्रिएट करने में अ लॉट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो अगर उस एआई को
ट्रेन करने के लिए जो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूं वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, तो ये मेरा जो पर्पस है लॉन्ग टर्म का उसको डिफीट करता है। तो आई वुड बी कंसिडरिंग सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज ऑल्सो। और तीसरा है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मुझे कैसे करनी है? प्रोग्रेस मुझे एक इंक्लूसिव लेवल पे करनी है, यानी इट शुड नॉट बी कि जो प्रोग्रेस एआई की है इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू लेट्स से अ कंट्री और अ टू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 2 या 3 कंट्री या 2 या 3 कंपनीज या लोग ही इससे प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। इट शुड बी इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव कैसे बन सकता है? जब मैं एआई को यूटिलाइज कर रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ कॉमन पब्लिक। जैसे एआई को मैंने इनकॉर्पोरेट करा एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, गवर्नेंस में, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको एक इंक्लूसिव मॉडल में डेवलप कर। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? 3 सूत्र हो जाएंगे। ओके, एंड फाइनली 7 चक्र, जिसके थ्रू मैं इसको बेसिकली आपका इंप्लीमेंट करूंगा। तो मेरा फोकस किस किस पे रहेगा? मेरा फोकस रहेगा ह्यूमन कैपिटल पे, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई क्रिएट करने पे, सोशल इंपावरमेंट इंक्लूसिव करने के लिए रिसिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी मेरे को क्रिएट करनी है, एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड, ये मेरा एक और चक्र रहेगा, फोकस एरिया रहेगा। साइंस पे फोकस रहेगा और रिसोर्सेज को डेमोक्रेटाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है उस पर रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है तो इस डायग्राम के सेंटर में तो इसका मंत्र है इंपैक्ट, फिर इसके 3 सूत्र लिखे हुए हैं, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, और फिर इसके 7 चक्र। तो इस एक सिंगल डायग्राम के अंदर में तीनों है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो 7 चक्र को डिटेल में कैसे समझना है वो यहां पे आपका एक्सप्लेन्ड है कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, कहां फोकस होगा, स्किल्स कैसे एआई से बेटर कर सकता हूं, वर्कफोर्स का ट्रांजिशन मतलब जो नॉन एआई बेस्ड जॉब्स में है, लेट्स से सॉफ्टवेयर क्रिएशन में, वो एआई बेस्ड जॉब्स में कैसे होगा, एंड ऑल्सो एआई लिटरेसी, एआई लिटरेट बना के मैं ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज करना चाहूंगा। सिमिलर गोज विद साइंस, रेजिलियंस, सोशल इंपावरमेंट, एआई रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अ सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। तो ये मेरे 7 चक्र रहेंगे जिसके थ्रू मैं एआई को यहां पे प्रमोट करूंगा, इन एरियाज में प्रमोट करूंगा। ठीक है, अब बिकॉज एआई इंपैक्ट समिट इंडिया होस्ट कर रहा है तो इंडिया ने भी कुछ स्पेसिफिक अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं जहां पे हमारा भी फोकस जो है एआई के इंपैक्ट को पॉजिटिव करने पे है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो मिशन है, हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है एआई का, वो है इंडिया एआई मिशन। तो 2024 में ही इसको लॉन्च कर दिया गया था, जिसमें हम इंडिया को बेस बनाते हुए इंडिजिनस फाउंडेशन मॉडल्स क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे हम जो इंडिया बेस्ड एआई है उनको ट्रेन कर पाए। अब एक चीज समझिए, एआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा। जितना अच्छा डेटा होगा, जितने ज्यादा लोगों का डेटा होगा, उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मेरा एआई देगा। तो इंडियन पॉपुलेशन बेस्ड डेटा जो है वो हम इंडियन एआई मिशन में डेवलप करेंगे सो दैट हम एआई को इंडिया की पॉपुलेशन के लिए ट्रेन कर सकें। दूसरा, जीपीयू कैपेसिटी को हम एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं टू 38,000 जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, बिकॉज आपका जितना जीपीयू हाई होगा उतना ही डेटा आप प्रोसेस कर पाओगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक आपके यहां पे करे हैं, 2 आपके प्रोजेक्ट्स हैं इनके अलावा जो आपके आज लॉन्च हो रहे हैं, तो उनको इकोनॉमिक इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे से कवर हुआ है तो हम अलग से करेंगे। इसके अलावा 5 मैं अलग से आपको शॉर्ट में बता रहा हूं जो आपके अभी अनाउंस करे गए हैं और उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो एक तो है आपका भाषिनी करके, भाषिनी के अंदर में जो आपका डिफरेंट मटेरियल है उन सबको 22 लैंग्वेज में रियल टाइम के अंदर में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। ओके, तो इसके अंदर में जितना भी आपका पब्लिक डेटाबेस है, लेट्स से कोई वीडियो है, कोई लेट्स से कोई बुक है पुरानी जो लेट्स से संस्कृत में, हिंदी में है, तो उन सारी बुक्स को आप 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें आप उनको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। भारत जेन हमने यहां पे करा है जो इंडिया का एक जनरेटिव एआई मॉडल है। सो रिमेंबर, एआई मिशन में हम यहां पे फाउंडेशन मॉडल कर रहे हैं, तो जो एक सबसे बेसिक या कॉमन हम बनाने वाले हैं, जो एक कोर बन जाएगा आपके फाउंडेशन मॉडल का, वो है भारत जेन। तो यहां पे हम जो पहला आपका फाउंडेशन मॉडल है वो भारत जेन है, जिसपे हम अलग से वर्क करें। नेक्स्ट है आदिवानी। आदिवानी क्या है? तो ये एक ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है, जिसके अंदर में जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको हम डिजिटलाइज करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, सो दैट कि अगर फ्यूचर में जाके इनके स्पीकर्स भी कम रहते हैं तो हम इन ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट कर पाए। और एक है सभासार करके एआई। सभासार एआई जो है ये ग्राम सभा के लिए एआई टूल बनाए गए, जिसके अंदर में
जो भी आपकी ग्राम सभा में डिसीजन लिया जाएगा, ये एआई टूल क्या करेगा, उसको समराइज कर देगा। मिनट्स क्या होते हैं, मिनट्स आर बेसिकली कि उसके फाइनल पॉइंट्स क्या रहे थे वो आपको बना के प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या है, पूरे इंडिया की ग्राम सभा के लिए करा जाएगा। उससे क्या होगा, उससे एक फायदा ये होने वाला है कि हर ग्राम सभा के जो डिसीजन है डिफरेंट लैंग्वेजेस में हर किसी पर्सन के पास अवेलेबल होंगे। तो एक और आपका गवर्नेंस टूल जो है यहां पे प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो यहां पे ये 5 ऐसे इनिशिएटिव है, स्पेसिफिकली 4 इनिशिएटिव्स हैं जो आपके रिसेंटली इंडिया ने एआई टूल्स को यूज करके क्रिएट करें। इसके अलावा 2 और हैं आपके, एक भारत विस्तार, एक बोधन एआई है, जिनको आज लॉन्च किया जा रहा है। ओके, तो उनको हम अलग से करेंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चंस क्या हैं आपके। चेयरमैन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, देखो चेयरमैन ऑफ मिनिस्ट्री नहीं होता है, इट इज मिनिस्टर होता है, मिनिस्ट्री के अंदर में मिनिस्टर होता है। एंड फिर जोया ने आंसर भी दे दिया है आपको, इट इज निर्मला सीतारमन। ठीक है, चेयरमैन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स कोई नहीं होता है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है, वैसे है भी नहीं। अगर आप मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पूछ रहे हो तो वो पीयूष गोयल है। ठीक है, मिनिस्ट्री माइटी के एनवायरमेंट, माइटी के अगर आप वो पूछना चाह रहे हो तो वो अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, और चेयरमैन कोई नहीं होता है ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां पे न्यूज है विद रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट की जो डीपीडीपी एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसको चैलेंज करा गया उसके सेक्शंस को, और उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएगा। ओके, व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो आर्टिकल 145 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है कोई भी बेंच जो, या जजेस की नंबर ऑफ जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन केसेस को हियर करेंगे, और इसकी एक रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज कि इसमें मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो उसके लिए मिनिमम यहां पे 5 जजेस होने चाहिए, तो ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो डीपीडीपी एक्ट को लेके आपकी पेटिशंस आई हैं लोगों की, उनको सुनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्रिएट करी जाएगी। ओके, अब यहां पे जो डीपीडीपी एक्ट है 2023 का, इसमें कौन सा वो प्रोविजन है जिसको चैलेंज करा क्या है। तो शॉर्ट में अगर आपको डीपीडीपी बताऊं तो देखिए, अभी आपका जो पर्सनल डेटा है सोशल मीडिया पे जो कुछ है, अभी उसको प्रोटेक्शन नहीं है। यहां पे जो डिजिटल कंपनीज हैं वो आपकी डेटा को यहां पे आगे सेल कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं, और यूज के साथ ऑब्वियसली उसका मिसयूज भी कर सकती हैं। तो यहां पे आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक आपका लॉ आया है, जिसमें इंटरमीडिएरीज के ऊपर, सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर पे कुछ यहां पे कंडीशंस लगाई गई हैं। ओके, तो उसके इंप्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक स्पेसिफिक सेक्शन ऐड करा है, सेक्शन 44 क्लॉज 3। सेक्शन 44 क्लॉज 3 है, ये यहां पे अभी कोर्ट में चैलेंज करा गया। क्यों चैलेंज करा गया, तो देखिए सेक्शन 44(3) को चैलेंज करने वाले लोग कह रहे हैं कि ये एक इनडायरेक्ट तरीके से आरटीआई एक्ट को वीकन करने का तरीका है। पेटिशनर्स क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि 44 क्लॉज 3 के बाद डीपीडीपी एक्ट के नाम पे क्या करा जा रहा है, आरटीआई एक्ट को यहां पे वीकन करा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे आरटीआई एक्ट आ गया, तो आरटीआई एक्ट का प्रोविजन क्या कहता है, आई एम श्योर यू आर अवेयर कि आरटीआई एक्ट क्या है। आरटीआई इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसमें अगर किसी सिटीजन को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो गवर्नमेंट से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो आरटीआई एक्ट के अंदर में एक सेक्शन है, सेक्शन 8, वो ये कहता है कि अगर किसी की कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ओके, किसी भी पर्सन की कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली मेरी कोई पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर प्राइवेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है, यानी कि अगर प्राइवेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने पे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है। ओके, सिंपली इवन आरटीआई क्या कहता है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी, लेकिन अगर प्राइवेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से आपका यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है, तो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 44 क्लॉज 3 क्या कर रहा है डीपीडीपी एक्ट का, ये कह रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिजिटल है, प्राइवेट है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। यानी कि इनडायरेक्टली इसने क्या करा, जो सेक्शन 8 में लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वाला ग्राउंड था, उसको अब रिमूव कर दिया है।
तो पेटिशनर्स यही क्लेम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो थी आरटीआई एक्ट में तो इसको वायलेट नहीं कर पाई, इसको चेंज नहीं कर पाई, लेकिन अब डीपीडीपी एक्ट के थ्रू यहां पे ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन को भी आउट ऑफ बाउंड करना चाहती है। अब इसका रीजन क्या है, आपकी गवर्नमेंट करना क्यों चाहती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब ये लॉ बनाया था तो उनको ये पता नहीं था कि यहां पे लोग जो हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो एमपी एमएलए होते हैं और सबसे ज्यादा करप्शन करते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, ये सब भी इसके थ्रू निकलवा लेंगे। और यहां पे इस एक्ट के थ्रू पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर पे एक कंप्लीट बैन लगा रही है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन है तो हम डीपीडीपी एक्ट में इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी भी डिस्क्लोज नहीं होगी, लेकिन यहां पे एजेंडा क्या है, खुद की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर। तो यहां पे जो कोर्ट है अब इस चीज को हियर करेगा कि सेक्शन 44(3) इज इट अ वे टू बेसिकली वीकन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और नॉट। और उसके लिए 5 जज बेंच की एक जुडिशियल बेंच यहां पे बनाई गई है। ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू योर डीपीडीपी एक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, अ सेपरेट क्लासिफिकेशन फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आई है आपके लिए, तो यहां पे डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती हैं उसको भी समझेंगे और फिर हम ये समझेंगे कि इनकी डिमांड क्या है। तो देखिए, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, तो नाम में ही आ रहा है डी नोटिफाइड, यानी शायद ये ट्राइब्स कभी नोटिफाई करी गई होंगी किसी लॉ के अंदर में, और अब इनको क्या किया जा रहा है, डी नोटिफाई किया जा रहा है। तो स्टूडेंट यहां समझने की बात क्या है कि ये नोटिफिकेशन जो था, इन ट्राइब्स का नोटिफिकेशन क्या था। तो देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, सो दे फाउंड कि देयर आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज। तो यहां पे रेदर देन पॉइंटिंग आउट टू दो स्पेसिफिक पर्संस, गवर्नमेंट ने क्या करा, ब्रिटिश इंडिया ने क्या करा, पूरी की पूरी जो ट्राइब्स थी, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी थी, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर कर दिया। ओके, उन पे एक लेबल लगा दिया क्रिमिनल ट्राइब्स का, और उसके बाद में क्या हुआ, इनको हरेस करना स्टार्ट किया गया। तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई इन सबको रजिस्टर करा जाएगा, ये सारे जो लोग हैं इनको क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह रजिस्टर करा जाएगा, इन सब लोगों को, इनके ऊपर पे सर्विलेंस रखी जाएगी, हमेशा इनका ध्यान रखा जाएगा कि क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये सब। तीसरा, इनके रिस्ट्रिक्शंस पे, मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगे रहेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक विलेज में रहता है और उसको दूसरे विलेज जाना है या कहीं और जाना है, तो उनको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना पड़ेगा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि ये जो लेबल है क्रिमिनल ट्राइब्स का, इनका ये लेबल हमेशा के लिए इनके साथ अटैच हो गया, कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं, एवरीवन इन इंडिया स्टार्टेड ट्रीटिंग देम एज क्रिमिनल्स ओनली, कि ये वाले लोग हैं, ये तो क्राइम ही कमिट करते हैं। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए, वी रियलाइज कि इन कम्युनिटी के साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ है, और इस वजह से क्या है, ये मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं रहे हैं। ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो एजुकेशनल चेंजेस हुए हैं, उसका फायदा इन लोगों को नहीं मिला है। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, इन सारी क्रिमिनल ट्राइब्स को क्या करा, हमने एक लॉ लाके डी नोटिफाई कर दिया। ओके, डी नोटिफाई कर दिया। तो कौन सा लॉ था जो इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर करता था, तो वो था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। और क्योंकि इनको हमने कोई और नॉमेनक्लेचर नहीं दिया, तो इन ट्राइब्स को हम डी नोटिफाइड ट्राइब्स इसलिए कहने लगे क्योंकि जिस लॉ से हमने इनको रिमूव किया था, वो था इनका डी नोटिफाइड ट्राइबल्स एक्ट ऑफ 1951। तो 1951 में डी नोटिफाइड ट्राइब्स एक्ट आता है, जिसके अंदर में हमने इनको डी नोटिफाई कर दिया। और अलग से लॉ क्यों बनाया, सो दैट इनके लिए अलग से हम जो डिफरेंट स्कीम्स होती हैं वो इंप्लीमेंट कर सकें। ओके, तो 1952 के अंदर में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को डी नोटिफाई कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, इन कम्युनिटीज को डी नोटिफाइड कह दिया जाता है, इसलिए इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं। ओके, इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं। लेकिन देखिए, इंडिपेंडेंट होने के बाद में भी इनका जो लेबल था ये कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट ने, जहां पे ये ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, इंक्लूडिंग स्टेट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां पे ट्राइब्स थी, इनके लिए बनाया एक हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट। हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट बनाए डिफरेंट स्टेट्स ने, और इन ट्राइब्स को क्या करा, डी नोटिफाइड ट्राइब्स को, इनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर में इंक्लूड कर दिया। अब यहां पे देखिए, हेरिडिटरी क्रिमिनलिटी जो थी कि भाई इनके तो हर जनरेशन बाय जनरेशन के बाद ही ये लोग इसी क्रिमिनल ट्राइब्स में ही आते हैं, उससे चेंज होके तो उनकी क्रिमिनलिटी तो रिमूव कर दी गई, लेकिन जो इनका स्टिग्मा था और इनकी जो टारगेटिंग थी कि ये तो चोर लोग हैं, ये कंटिन्यू रही। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनके लिए हम डिफरेंट कमीशंस बनाएंगे और इनके लिए स्पेसिफिक स्कीम्स लॉन्च करेंगे।
ओके तो यहां पे आपके डिफरेंट कमीशन बनाए गए, जैसे 1949 में बनाया गया अयंगर कमीशन। अयंगर कमीशन, तो इसने सबसे पहले क्या करा, 1949 में जितनी भी ये क्रिमिनल ट्राइब्स थी इनको रिकॉग्नाइज करा, ठीक है, और फिर इनको डी नोटिफाई करा। तो 52 में जो डी नोटिफिकेशन हुआ इन ट्राइब्स का, इट वाज थ्रू दी एफर्ट्स ऑफ दिस अयंगर कमिटी। इसके बाद दूसरी जो कमेटी बनाई गई इनके वेलफेयर के लिए, फर्स्ट नेशनल कमीशन जो बनाया गया डीएनडी के लिए, वो था रेन के कमीशन 2008 में। तो आप सोचिए, इनके वेलफेयर के लिए 2008 में जाके एक कमीशन बनता है, और इसने यहां पे कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी, जैसे कि क्या क्या हम स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं जिनसे इनका हम बेटरमेंट कर सके। ओके, इसके बाद इडाटे कमीशन आता है। ये जो था इडाटे कमीशन, इसने कुछ थोड़े बेटर यहां पे रिफॉर्म सजेस्ट करे। सबसे पहले तो इसने क्या करा, इन्होंने पहले यहां पे आइडेंटिफाई करा करीब 1200 डीएनटी ट्राइब्स को, कि इंडिया के अंदर में करीब 1200 ट्राइब्स हैं ऐसी जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स में आएंगी, यानी वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, और 268 ऐसी अनक्लासिफाइड डीएनटीज थी। अनक्लासिफाइड का क्या है, देखिए जो डीएनटी कम्युनिटीज यहां पे मैंने रिकॉग्नाइज करी थी, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेटस मैंने उनको एससी एसटी ओबीसी के अंदर में इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो डीएनटी अलग से कोई ग्रुप नहीं है, ये एससीज एसटीज और ओबीसीज के ही अंदर में काउंट करे जाते हैं, ठीक है। तो 268 ऐसे डीएनटीज निकल के आए इडाटे कमीशन में जो अभी तक एससी एसटी ओबीसी में नहीं थे, यानी कि जो एससी एसटी ओबीसी को बेनिफिट भी मिलते हैं डिफरेंट, वो बेनिफिट इन ट्राइब्स को नहीं मिले। तो इसने यहां पे सजेशन क्या दिया कि हमें डीएनटीज का प्रॉपर वापस से इनोमरेशन करना चाहिए, सेंसस में उनको इंक्लूड करना चाहिए, और एक परमानेंट नेशनल कमीशन फॉर डीएनटी बनाना चाहिए, ठीक है। अब इस स्टेप को करने के लिए हमें स्टेप्स करने पड़ेंगे। ओके, अब देखिए यहां पे एक प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के अंदर में कास्ट सेंसस हमने इंडिपेंडेंस के बाद से नहीं करा है। लास्ट जो हमने कास्ट सेंसस करा था वो 1931 में करा था। तो लास्ट टाइम जब हमने सारी कास्ट को गिना था वो 1931 में था, यानी 1931 के बाद से पोस्ट इंडिपेंडेंट इन डीएनटी का स्टेटस क्या है, स्पेसिफिकली डीनोटिफाइड ट्राइब्स का स्टेटस क्या है, वो हमारे पास में है ही नहीं। तो अगर कोई डीएनटी को मैंने एससी एसटी ओबीसी में ऑब्जर्व कर लिया, तो अदरवाइज एससीज में डीएनटीज कैसा परफॉर्म करे उसका मेरे पास में कोई डेटा नहीं है। तो बिकॉज यहां पे कोई सेपरेट काउंट नहीं है, जो डिफरेंट आपके लीडर्स हैं दे वांट अ सेपरेट क्लासिफिकेशन फॉर डीनोटिफाइड ट्राइब्स। तो सिंपली इनकी डिमांड क्या है, सो देयर डिमांड इज कि यहां पे हमें एक सेपरेट क्लासिफिकेशन करा जाए, मतलब कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी है, और ऐसे ही डीएनटी अलग से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज देयर डिमांड इज कि देखिए अभी तक के जो आपने स्टेप्स लिए हैं दे हैव नॉट बीन इनफ फॉर वेलफेयर ऑफ डीएनटी ट्राइब्स, इसलिए दे वांट कि हमारा एक सेपरेट यहां पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए। उसमें इनकी डिमांड क्या क्या है कि सबके लिए अलग से डीएनटी सर्टिफिकेट इशू करे जाए। तो जो ट्राइब्स डीएनटी में है, चाहे पहले एससी एसटी ओबीसी में होंगे, अब उनको अलग से डीएनटी में करिए। ओके, इनको सब क्लासिफिकेशन विद इन डीएनटी भी करा जाए बिकॉज ऑफ अनइवन बैकवर्डनेस। तो जैसे एससी एसटी में हो चुका है कि कुछ ट्राइब्स बेटर हो चुकी है, तो डीएनटी में भी ये क्या कह रहे हैं, कुछ ट्राइब्स बेटर हो चुकी हैं, तो इनको सब क्लासिफाई किया जाए। ओके, और क्या कह रहे हैं कि भाई अभी तक भी क्रिमिनल टैग का स्टिग्मा है हमारे साथ में, तो इसको भी रिमूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएं, और हमारी जो बैकवर्डनेस है इसको भी रिमूव करने के लिए स्टेप्स लिए जाएं। ठीक है, तो ये इनकी डिमांड है। क्यों ये सेपरेट क्लासिफिकेशन चाहते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद से हमने एक बार भी इनको अलग से काउंट ही नहीं किया है, तो कोई इनके लिए अलग से स्कीम भी हमने नहीं बनाई है एक्सेप्ट फॉर वन। कौन सी स्कीम है वो, सीड स्कीम है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने बनाई थी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये स्कीम है जो लाइवलीहुड, एजुकेशन, हाउसिंग और हेल्थ के ऊपर पे फोकस करता है। सो व्हाट इज दिस सीड स्कीम? सीड स्कीम इज फॉर सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स। एक ही स्कीम है, लेकिन ये भी स्कीम क्या है, इट हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि इसका बजटिंग भी कम है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब तक मैं डीएनटीज को नोटिफाई नहीं करूंगा अच्छे से, तब तक ये स्कीम का फायदा मैं उनके पास में नहीं पहुंचा सकता। और इसीलिए व्हाट दे वांट कि हमारा एक सेपरेट यहां पे क्लासिफिकेशन हो। क्लियर है? ओके ओके, तो नो मोर क्वेश्चंस हियर। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर पे। नेक्स्ट न्यूज है भाई, हिंदू से ही बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे जा रहे हैं। तो अगेन
अननेसेसरी की डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे इसको वन लाइनर टॉपिक में करेंगे। वन लाइनर टॉपिक क्या होता है, जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहां पे क्या है, बांग्लादेश के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं तारिक रहमान, उनको अब स्वॉर्न इन करा जाएगा, वो अब शपथ लेने वाले हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीएनपी से बिलोंग करते हैं। तो ये तो दो इंपॉर्टेंट डेटा आपको यहीं मिल गया है। इसके अलावा बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नई गवर्नमेंट जो है उसके प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाले, तारिक रहमान। तारिक रहमान कौन है, सो ही इज द हेड ऑफ, ही इज द चेयरमैन ऑफ और हेड ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो इस टाइम लार्जेस्ट पार्टी है। इट इज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश। ओके, कौन है ये, तो आपने अगर नाम सुना हो खालिद जिया का, तो बीएनपी की पहले लीडर थी खालिद जिया, उनके ये सन है, ठीक है। तारिक रहमान इज द सन ऑफ हिम। ओके, तो यहां पे दो चीजें हुई हैं, एक तो देखिए ये यहां पे अपनी शपथ लेने वाले हैं, और दूसरा है बांग्लादेश में रिफॉर्म करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, एक वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन सीआरसी बनाया गया है। तो यहां पे जो एमपीज बने हैं, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, वो शुरुआत के 180 डेज के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रिफॉर्म करने, क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसके लिए उसके कमीशन के मेंबर्स भी बनेंगे। तो ये दो ओथ लेंगे, एक ओथ लेंगे एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और दूसरी ओथ लेंगे एज मेंबर्स ऑफ सीआरसी। रिफॉर्म करने के लिए कमीशन बनाया, यानी कि जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ऐसे ही एक वहां पे कमीशन बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में चेंजेस करने के लिए। ओके, तो शुरुआत के 180 डेज यानी 6 मंथ्स तक वो सीआरसी की तरह भी फंक्शन करेंगे और एस एमपीज भी फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो तारिक रहमान बीएनपी से बिलोंग करते हैं। और क्या पता होना चाहिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए जस्ट लाइक इंडिया, बांग्लादेश भी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ओके, वहां पर प्रेसिडेंट सिस्टम नहीं है, वहां पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंट क्या वहां पे होता है, आंसर इज यस, प्रेसिडेंट वहां पे भी होता है, लेकिन जस्ट लाइक इंडिया वो भी कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, सेरिमोनियल हेड है, सिर्फ एक पोजीशन है जो यहां पे बांग्लादेश के हाईएस्ट ऑफिस को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअल हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। अब फाइनल क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कि इंडिया के अंदर में तो बाय कैमरल लेजिस्लेशन है। बाय कैमरल का मतलब होता है कि हमारा लेजिस्लेचर दो हाउसेज में डिवाइड है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन बांग्लादेश के अंदर में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। बांग्लादेश के अंदर में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, वहां पे सिर्फ एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट है जो है नेशनल पार्लियामेंट। हिंदी में इसको या बंगाली में इसको बोला जाता है जातीय संसद। ओके, जातीय संसद हो गया, यहां पे पीपल संसद हो गया, जातीय बंगाली में मतलब पीपल हो गया, और संसद मतलब संसद, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पीपल्स पार्लियामेंट, ठीक है। तो वहां पे रिमेंबर दिस, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है। ओके, इंडियन एक्सप्रेस से देख लेते हैं। तो आपके दो नए एआई इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है आज। पहला तो है आपका भारत विस्तार और दूसरा है बोधन एआई। तो दोनों इंडियन एक्सप्रेस में आए थे, तो दोनों वहां से कवर कर लेते हैं। भारत विस्तार इनिशिएटिव क्या है, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर से आपका रिलेट करता है। बजट में इसको अनाउंस किया गया था, तो अगर आपने बजट वाला 2 फरवरी वाला आपने न्यूज देखा है तो आपको इस बारे में पहले से पता होगा। अब क्या है, उस इनिशिएटिव को फाइनली लॉन्च किया जा रहा है। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, जितने भी डिजिटली एग्रीकल्चर मटेरियल अवेलेबल है, कोई वीडियो अवेलेबल है, कोई रिसोर्स अवेलेबल है, उसको अब आप एआई के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो अब इससे फायदा क्या होता है, तो हो सकता है आपको वो ऐप यूज करना नहीं आ रहा है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर में एक एआई हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। आप एआई से डायरेक्टली बात करके आपके जो सवाल हैं वो यहां पे पूछ सकते हो, उस ऐप को अच्छे से यूज कर सकते हो। 150 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से दिए गए हैं। इसमें फायदा क्या है, इसमें लैंग्वेज का बैरियर हमने खत्म कर दिया है। जितने भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सब मल्टीलिंगुअल बेसिस पे आपको अवेलेबल होगी। आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, आपको तमिल आती है, आप तमिल में से बात कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जितने भी हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन है, एग्री स्टैक पोर्टल्स हैं, आई केयर के प्रैक्टिस पैकेजेस हैं, आई कार है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपको मल्टीलिंगुअल बेसिस पे वो अवेलेबल होंगे। इससे फायदा क्या क्या होगा, फार्म प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। किसी फार्मर के लेट से कि कोई उसके कोई इंसेक्ट का वहां पे कोई कीड़ा लग गया उसकी फसल में, तो यहां पे वो इस एआई के इस भारत विस्तार के थ्रू उससे सवाल पूछ सकता है और अपने यहां पे सॉल्यूशंस निकाल सकता है। कस्टमरी एडवाइजरी सर्विस को मिल जाएंगी और फार्मिंग के जो रिस्क हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। ओके,
ऑल्सो ये जो विस्तार है ये उसका फुल फॉर्म है। भारत विस्तार में विस्तार का फुल फॉर्म क्या है, ये है, ये भी याद कर लेना, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, याद कर लेना, आपको 20G क्वेश्चन में मैंने पूछा भी है सवाल। ओके, तो ये है भारत विस्तार। दूसरा और क्या लॉन्च किया हमने, बोधन एआई है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करा है। तो देखिए बोधन एआई तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये क्या करेगा, ये डिफरेंट आपके एआई बेस्ड एजुकेशनल मॉडल्स बनाएगा। यानी कि अगर आप कोई ऐप बनाना चाहते हो जिसमें आप एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एआई, तो बोधन एआई आपको डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप ये सारे एप्स बना सकते हो, डिफरेंट टूल्स बना सकते हो। और ये जो टूल्स आप बनाओगे ये सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी के लिए नहीं, स्कूल से लेके कॉलेज तक पूरे लेवल, ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन पे बोधन एआई आपकी सर्विस करने के लिए, हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू एम्बेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन इंडिया। हर लेवल पे वी वांट एआई, उसके लिए हम यहां पे बोधन एआई जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हमने यहां पे क्रिएट करा है। ठीक है, क्या चीज में हेल्प करेगा, इट विल बिल्ड द भारत एड्यू एआई स्टैक। स्टैक क्या है, डिफरेंट इसके अंदर में टूल्स होंगे। ओके, इट्स अ डीपीआई फॉर एजुकेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा। डिजिटल लेवल पे मतलब कंप्यूटर पे अवेलेबल होगा, और पब्लिक इंफ्रा यानी कोई भी इसको यूज कर पाएगा। ठीक है, और इस पर्पस के लिए हमने क्या लॉन्च करा है, आपका बोधन एआई लॉन्च करा है। इसमें हमें हेल्प कौन कर रहा है, आईआईटी मद्रास इसके अंदर में हेल्प करेगा। इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कौन देगा, आईआईटी मद्रास प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बट सर आई गेस बांग्लादेश प्रपोज बाई कैमरिजन जुलाई चार्टर। बिल्कुल सही बात कर रहे हो जोया, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप यहां पे कि यस वहां पे प्रपोजल किया गया है। तो अब वो यूनिकैमरल से बाई कैमरल बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो जो सीआरसी यहां पे करा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमीशन, ये 180 डेज में, अगले 6 महीने में डिसाइड करेगा। तो हो सकता है कि वहां पे ये चार्टर की डिमांड एक्सेप्ट कर जाए, हो सकता है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए। ठीक है, तो वो भी हो सकता है कि बाइकैमरल बन जाए। एज ऑफ नाउ क्या है, वो यूनिकैमरल है। 6 महीने के बाद जब ये सीआरसी का रिपोर्ट आ जाएगा, क्या क्या चेंजेस हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन विच मींस यू पे अटेंशन इन क्लासेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। आई बिलीव कि जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज हम कवर कर चुके हैं। आपको अगर कभी भी लगे कि कोई इंफॉर्मेशन सर मिस हो गई है, न्यूज मिस हो गई है, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसमें हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हम एक बहुत ही जो आपका इंपॉर्टेंट सेशन है विच इज द 20G के क्वेश्चन, उसको करते हैं। अगेन सारे क्वेश्चन जो है आई नो आप इजीली आंसर कर सकते हो, बिकॉज इन सारे क्वेश्चंस को हमने आज कवर करा है। ठीक है, अगेन फॉर दोस्त जो आज हमें नया ज्वाइन कर रहे हैं, आंसर आप कैसे करोगे, कमेंट बॉक्स में नंबर लिखना, नंबर के बाद ऑप्शन लिखना, सो आई नो कि आप किसका आंसर कर रहे हो। ठीक है, दिस वर द प्रपोजल 400 मेंबर एंड 5 यस। ओके जोया, ओके ठीक है, अगर आप ये एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ रहे हो तो प्लीज मत पढ़िए, आप चिंता मत करिए। आपकी क्लासेस में अगर आप क्लैट स्टूडेंट तो क्लास में भी पढ़ाया जाएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा है देखो ये प्रपोजल्स हैं, प्रपोजल फाइनल होता है नहीं होता है। अब मान लो आपने याद कर लिया 400 मेंबर का लोअर हाउस बनाएंगे, और एंड में जो फाइनल होता है उसमें वो 350 380 कर देते हैं, तो आप क्या करोगे, गलत डेटा भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द 20G क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एनजीटी जो है ये केसेस को कितने टाइम में डिस्पोज करेगा। ओके, तो डीपी गेमिंग ने, इंद्रेश ने आंसर दिया है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स नहीं, जोया ने सही आंसर दिया है, इट इज ए, 6 मंथ्स के अंदर में डिस्पोज करने का इसके पास में टारगेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 आप आंसर कर पाते हैं क्या। ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा प्रोजेक्ट इज प्राइमरी लोकेटेड इन, कहां पे है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ओनली इफ यू हैव गॉन थ्रू टुडेज न्यूज एनालिसिस। तो सेकंड का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर है सी, निकोबार आइलैंड्स। सेकंड का आंसर है सी। ठीक है, अब देखो आपने, जोया ने क्या करा, आपने जल्दबाजी में आपने अंडमान पढ़ते टिक कर दिया, जबकि यहां निकोबार आइलैंड्स भी है। थर्ड पे आता है, द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब मेरे को, आप इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई हमने, नया कंपनी बनाया है, एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया। कौन सा बनाया है, अनिड को। ठीक है, अंडमान निकोबार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस टाइप से नाम है। तो थर्ड का आंसर डी है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। फोर्थ पे आ जाते हैं, फोर्थ का आंसर, द सीड स्कीम फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स,
वॉज लॉन्च्ड बाय द सीड स्कीम, किसने लॉन्च करी है, हु हैज लॉन्च द सीड स्कीम। फोर्थ का आंसर क्या है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फोर्थ का आंसर। ओके, फोर्थ का आंसर क्या है, स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स, फोर्थ का आंसर। ओके यस, इंद्रेश ने सही आंसर दिया है, श्रवण ने भी सही आंसर दिया, श्रवणी ने। बिल्कुल सही, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, तो आप सही दे रहे। डीपी गेमिंग गलत आंसर है आपका फोर्थ का। फिफ्थ पे आ जाते हैं, पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश, क्या कहते हैं पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश को, लोकसभा राज्यसभा कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं। मजलिस भी देखिए, जो इस्लामिक कंट्रीज होती है वहां पे आप इस टाइप का नाम सुन सकते हो सकता है सीआरसी जो है अपनी जो पार्लियामेंट है उसको जातीय संसद से मजलिस नाम रखते, ठीक है, लेकिन यहां पे अभी क्या नाम है उसका, फिफ्थ का आंसर क्या है, बिल्कुल सही जोया, इट इज ए जातीय संसद, फिफ्थ का आंसर ए हो जाएगा। सिक्स पे आते हैं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वॉज कंसीव्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, इफ यू रिमेंबर 2021 में प्रपोज किया था। ओके, किसने किया था, सिक्स का आंसर क्या है, बिल्कुल सही, सिक्स का आंसर है बी, नीति आयोग, इट वॉज बी, बिल्कुल सही। सेवन पे आते हैं, पहले चेयरपर्सन एनजीटी के, पहले चेयरपर्सन कौन थे एनजीटी के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बिल्कुल सही आंसर है, सेवेंथ का आंसर है ए, बिल्कुल सही, सेवेंथ का आंसर है ए। एट पे आ जाते हैं, डीपीडीपी एक्ट, डीपीडीपी एक्ट कब आया था, किस साल में डीपीडीपी एक्ट इनेक्ट हुआ है, 21, 22, 23, 24, तो बिल्कुल सही आंसर है एट का आंसर है सी, एट का आंसर हो जाएगा सी। लेट्स सी, नाइन्थ आंसर कर पाते हैं क्या, ग्रेट निकोबार आइलैंड लाइज क्लोज टू विच इंटरनेशनल स्टेट, कौन से स्टेट पे आपका वो रहता है, कौन से स्टेट पे रहता है, नाइन्थ का आंसर क्या देंगे आप, कौन से स्टेट है सबसे पास में, तो तीन स्टेट्स हैं, लेकिन जिब्राल्टर स्टेट, हॉर्मुज, बेरिंग स्टेट नहीं है, इट इज योर मलाक्का स्टेट, तो नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सारे। टेंथ पे आ जाते हैं, इडाटे कमीशन ने कब रिपोर्ट सबमिट करी थी, ओके, इडाटे कमीशन कब आया था, तो देखिए रेनके कमीशन आया था 2008 के अंदर में, और उसके बाद में आपका इडाटे कमीशन आया था। टेंथ का आंसर क्या दोगे आप, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर, टेंथ का आंसर क्या है, इडाटे कमीशन कब आया था, लेट्स सी क्या आप आंसर कर पाते हो क्या, टू 2008, टेंथ का आंसर ए नहीं है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, पहला डी नोटिफाइड ट्राइब का कमीशन आया था, रेंके कमीशन, वो 2008 में आया था, ओके, तो उसके बाद में आपका इडाटे कमीशन आया था। इडाटे कमीशन कब आया था आपका, इट केम, या सबमिट कब करी थी रिपोर्ट इसने, इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2017, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने सबने अलग अलग आंसर दिए, किसी ने 8, 10, 15, 7, सबने अलग अलग दिया है, इसका सही आंसर है 2017, टेंथ का आंसर है डी, ठीक है। 11th पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल बेंच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो अगेन यहां पे आपको बताना है कौन सा इसमें बेंच नहीं है रीजनल, तो प्रिंसिपल बेंच तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा, इन चार में से तीन तो बेंच हैं प्रिंसिपल के, एक नहीं है, कौन सा नहीं है, इट इज जयपुर, जयपुर नहीं है, इट इज चेन्नई, चेन्नई में है, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, पुणे, यहां पे चार बेंचेस हैं आपकी इनकी। नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक रहमान इज द चेयरमैन ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, तारिक रहमान किस पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हैं, बताइए, तारिक रहमान किसके पार्ट वो हैं चेयरपर्सन, सो अवामी लीग के तो नहीं है, शेख हसीना थी उनकी लीडर, तो वो तो अभी इंडिया में है, और वो किससे हैं, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ट्वेल्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। टेंथ का आंसर डी है, याद रखना, गलत मत मार्क कर लेना। 13th, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, क्या बजट है उसका, इट इज 92,000 करोड़ रुपीस, ओके, तो 13 का आंसर सी है। 14 पे आते हैं, बांग्लादेश में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे, सो वहां पे क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहां पर भी, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर से ही चुन के आता है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 15 पे आते हैं, देखते हैं 15 आंसर कर पाते हैं क्या आप, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बोधन एआई,
अब देखो आज भारत विस्तार भी क्या है, बोधन भी है, कंफ्यूज मत हो जाना। बोधन एआई से हम क्या करने वाले हैं, वी वांट टू एम्बेड एआई इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, यानी वी वांट टू यूज एआई इन एजुकेशन। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। 16 पे आते हैं, बोधन एआई को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कौन दे रहा है? तो यहां पे जो बोधन एआई हमने एजुकेशन के लिए बनाया है उसमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कौन देने वाला है? इट इज बीइंग गिवन बाय आईआईटी मद्रास। तो 16 का आंसर है सी। बिल्कुल सही आंसर है जोया, श्रवनी, इंद्रेश। ओके, ऑल ऑफ यू आर नाउ डीपी गेमिंग, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। 17 पे आते हैं, एनजीटी कब स्टैब्लिश हुआ था? तो एनजीटी आया था बाय एनजीटी एक्ट, जो आया कब था? 2010। ओके, अक्टूबर ऑफ 2010 से इनिशिएट हुआ था वैसे, बट आपको ईयर पता हो दैट्स मोर देन इनफ। 17 का आंसर हो जाएगा डी। 18th, the proposed transshipment terminal under the ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन विच फॉरेन पोर्ट? कौन सा वो फॉरेन पोर्ट है जिसका एक तरीके से हम एक ऑल्टरनेटिव, नॉट ऑल्टरनेटिव बट एक उसको उसका एक हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हम ये क्यों कहें कि हम उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं? सो यस, कॉम्प्लीमेंट ही करने वाले हैं। और कौन सा पोर्ट है वो है आपका कोलंबो पोर्ट। एक कोलंबो था, एक सिंगापुर भी होता तो वो भी सही होता आंसर। चिटगांव, दुबई, ग्वादर के लिए हम यहां पे उसके ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। 18 का आंसर इसलिए बी है। 19 पे आ जाते हैं, बोधन एआई हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर विच मिनिस्ट्री? बोधन एआई किस मिनिस्ट्री के अंडर में आया है? सो इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस दिस, बोधन एआई जो है वो एजुकेशन वाला है, इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, भारत विस्तार से इसको कंफ्यूज मत कर लेना। करंट चेयरपर्सन कौन है? आपसे फर्स्ट चेयरपर्सन भी पूछ लिया, करंट चेयरपर्सन आपको बताना है। करंट चेयरपर्सन कौन है? तो ये सब फॉर्मर जजेस हैं, बट ये आपके चेयरपर्सन नहीं है। करंट चेयरपर्सन है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो 20th का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो यस, गुड यार, सबने आज सही आंसर्स दिए हैं। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के सबके सही आंसर्स हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को 20 की जगह आज 21 नहीं 20 क्वेश्चन ही लिए मैंने, इफ यू फील लाइक कि 21 क्वेश्चन होने चाहिए तो आप वीडियोस को मैक्सिमम लाइक्स करवाइए। जितने लाइक्स होंगे, 10 से प्लस लाइक्स होंगे तो मैं आपके 21 क्वेश्चंस करूंगा, नहीं तो विल कीप इट एट 20। ठीक है, तो नाउ योर लाइक्स वुड डिटरमाइन कि कितने हम यहाँ पे आपके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अगेन कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको मैं आंसर करूंगा। ओके, तो आज का सेशन एंड करते हैं इसके साथ में। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।